गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम सेवेंथ डे 7वां दिन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके ज्ञान के लिए बता दें कि हमने पिछले 6 दिनों में 6 चैप्टर निपटा दिए, मतलब 50% कोर्स अकाउंट्स का। अगर आप डेली उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल थ्योरी का, तो भी आपका उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। ठीक है, अगले 6 दिनों में हम नेक्स्ट वीक पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे अकाउंट्स का। उसके बाद ऐसे ही बिजनेस स्टडी चलेगा। बच्चों की डिमांड पर बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार से आपको नोट्स बनवाए जाएंगे बारीक बारीक। हाँ, अब क्या लिखवाने का काम करेंगे पूरा, जिससे कि नोट्स बने हुए होंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से उसे याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो बेटा आज वन डे वन चैप्टर स्कीम में 7th डे शुरुआत करते हैं हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लेखे। देखिए, शेयर कैपिटल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक है शेयर और एक है कैपिटल, अंश और पूंजी। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? अंश किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड शेयर। किसी भी वस्तु के छोटे से हिस्से को अंश कहते हैं। अ पार्ट ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड शेयर। किसी भी वस्तु के छोटे से हिस्से को अंश कहते हैं। बराबर। कैपिटल किसको बोलते हैं? When businessmen invested money in the business from their own pocket. In other words, we can say that the proprietor's fund, मालिक का कोष, मालिक का पैसा जो लगता है व्यापार में, उसको हम पूंजी कहते हैं। तो देखना यहाँ पर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। A small part of capital of company. A small part of capital of company is called share capital. किसी कंपनी की पूंजी के छोटे छोटे हिस्से को अंश पूंजी कहते हैं। किसी कंपनी की पूंजी के छोटे छोटे हिस्से को अंश पूंजी कहते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए कंपनी कई प्रकार की होती है। अपन सीधे उसकी बात करते हैं जिसका इस चैप्टर से सारोकार है, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। What do you mean by public company? सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? Those companies who collected the capital from the public by issuing shares and run the company. बेटा ऐसी कंपनी जो जनता से अंशों के माध्यम से रुपया एकत्रित करती है और कंपनी का संचालन करती है, क्या कहलाती है वो? पब्लिक कंपनी। तो आज का पहला प्रश्न बनता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला प्रश्न है, कंपनी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। लिख लिया आंसर। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, इन्वर्टेड कॉमा लगा कर लिखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये बेटा ये कंपनी का डेफिनेशन है, कंपनी की परिभाषा है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा?
व्यक्ति किसको बोलते हैं, पर्सन किसको बोलते हैं? आप और हम पर्सन है, व्यक्ति हैं, हार्ड मास का पुतला। कंपनी इज नॉट ए, कंपनी कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, मैन मेड। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। बेटा कंपनी कानून के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे मैं बताऊं? बेटा कंपनी इज नॉट ए पर्सन, कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होता, बट द फंक्शन ऑफ कंपनी जस्ट लाइक ए पर्सन। किंतु कंपनी के समस्त कार्य एक व्यक्ति के समान होते हैं। कंपनी इज नॉट ए पर्सन, बट द फंक्शन ऑफ कंपनी जस्ट लाइक ए पर्सन। कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होता, किंतु कंपनी के समस्त कार्य एक व्यक्ति के समान होते हैं। इसलिए हम कंपनी को क्या बोलते हैं? कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनुबंध कर सकता है, वन पर्सन कैन डू द एग्रीमेंट विद द अदर पर्सन। तो कंपनी कस्टमर से और कस्टमर कंपनी से, कंपनी व्यक्ति से और व्यक्ति कंपनी से एग्रीमेंट कर सकता है, अनुबंध कर सकता है। वन पर्सन कैन फाइल पिटीशन इन द कोर्ट अगेंस्ट द अदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वाद प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय में। तो कंपनी कस्टमर पर और कस्टमर कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। कंपनी ग्राहक पर और ग्राहक कंपनी पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो कंपनी, इसीलिए बोलते हैं इसको, कंपनी इज नॉट ए पर्सन बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है, किंतु कंपनी के सारे कार्य एक व्यक्ति के समान होते हैं, इसलिए हम इसे कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। एंड क्रिएटेड बाय लॉ, कानून द्वारा निर्मित। बेटा द इनकॉर्पोरेशन एंड एंड ऑफ द कंपनी, द इनकॉर्पोरेशन एंड एंड ऑफ द कंपनी इज डन थ्रू द लॉ। कंपनी का प्रारंभ तथा अंत दोनों ही किसके द्वारा होता है? कानून के द्वारा होता है। ठीक है, कंपनी खोलना है तो आपको लॉ से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और कंपनी बंद करना है, भले ही प्राइवेट कंपनी आपकी, तो भी आपको कानून से परमिशन लेनी पड़ेगी, लॉ से। इसलिए बोलते हैं इसको कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित, विधान मतलब कानून के द्वारा निर्मित करते हुए व्यक्ति है। कंपनी का प्रारंभ और अंत दोनों ही कानून के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको खाली डेफिनेशन बताया अभी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा मीनिंग में से ही निकलती है, अर्थ में से ही निकलती है। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या बोला मैंने? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लिखो कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी इज मेड बाय पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, सो फॉर इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। अतः इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय पर्सन, कंपनी इज मेड बाय पर्सन। कंपनी मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, सो फॉर इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, सेकंड, कानून द्वारा निर्मित, क्रिएटेड बाय लॉ। दूसरा पॉइंट है कानून द्वारा निर्मित, क्रिएटेड बाय लॉ। बेटा कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है, अर्थात लिख लो, कंपनी कानून द्वारा निर्मित होती है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट मीन्स अर्थात द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड
एंड ऑफ द कंपनी इज डन थ्रू द लॉ। कंपनी का प्रारंभ तथा अंत दोनों ही कानून के द्वारा होता है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड द एंड ऑफ द कंपनी इज डन थ्रू द लॉ। कंपनी का प्रारंभ एवं अंत दोनों ही कानून के द्वारा होता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड एंड ऑफ द कंपनी इज डन थ्रू द लॉ। कंपनी का प्रारंभ और अंत दोनों ही कानून के द्वारा होता है। सो फॉर अतः इट इज कॉल्ड क्रिएटेड बाय लॉ। इसीलिए यह कानून द्वारा निर्मित होती है। लिख लिया। तीसरा पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटीज, सीमित दायित्व। लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, अंशधारियों का दायित्व लिखिए इसमें। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द इन्वेस्टिंग कैपिटल बाय देम इन द कंपनी। The liability of shareholders are limited up to the investing capital by them in the company. बेटा सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। अंशधारियों का दायित्व कंपनी में लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम लॉस कितना होगा? उनको जितना पैसा लगाया, उनको अपने घर से और पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। अगला लिखिए, पृथक अस्तित्व, सेपरेट इंटाइटिटी, सेपरेट लीगल इंटाइटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। सेपरेट लीगल इंटाइटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। ENTITY, इंटाइटी, सेपरेट लीगल इंटाइटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। क्या हुआ बेटा? कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व अंशधारियों से अलग होता है। लीगल सेपरेट इंटाइटिटी, द इंटाइटिटी ऑफ कंपनी is separated from the shareholders. The entity of company is separate from the shareholders. कंपनी का दायित्व या पृथक वैधानिक अस्तित्व, लीगल सेपरेट इंटाइटिटी, कि कंपनी का वैधानिक अस्तित्व अंशधारियों से अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बताऊं। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स में कम, शेयर होल्डर्स में गो, बट कंपनी इज गो ऑन फॉर एवर। बेटा कंपनी में अंशधारी आते हैं और अंशधारी जाते हैं, किंतु कंपनी निरंतर जारी रहती है, चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी एक सराय के समान है, मतलब कंपनी पर शेयर होल्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर आर नो एनी इफेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द कंपनी। अगर कोई शेयर होल्डर एक्सपायर भी हो गया, डेथ भी हो गई, तो ये नहीं कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कंपनी रन्स कंटिन्यूसली बिकॉज कंपनी इज सेपरेटेड देन द शेयर होल्डर्स।
क्योंकि कंपनी अंशधारियों से अलग होती है, कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी एक प्रकार से सराय के समान है। सराय जानते हैं आप? धर्मशाला, जिसमें यात्री आते हैं और यात्री जाते हैं, किंतु उसका काम निरंतर चलता रहता है। ऐसी कंपनी है बेटा। कंपनी में शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर जाते हैं, शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं, पर कंपनी अपना कंटिन्यू चलती है। लीगल सेपरेट एंटाइटी, इसका मतलब क्या? पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का अलग से अस्तित्व होता है। इट मीन्स, अर्थात इसमें लिखो आगे, देखो, कंपनी कैन डू एग्रीमेंट विद देयर कस्टमर्स। पॉइंट नंबर ए करके लिख सकते हो, कंपनी अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध कर सकती है। कंपनी कैन डू एग्रीमेंट विद द कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स। कंपनी अपने ग्राहकों तथा अंशधारियों के साथ अनुबंध कर सकती है। कंपनी ग्राहकों पर और ग्राहक कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी कैन फाइल पिटीशन इन द कोर्ट अगेंस्ट द कस्टमर। कंपनी कैन फाइल पिटीशन इन द कोर्ट अगेंस्ट कस्टमर एंड कस्टमर कैन फाइल पिटीशन अगेंस्ट कंपनी। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, VOLUNTARY, वॉलेंट्री, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। क्या होता है बेटा? कंपनीज स्टैब्लिश और कंपनीज क्रिएट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बेटा, कंपनी की स्थापना लाभ कमाने के लिए होती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट इन द शेयर होल्डर्स। कंपनी द्वारा अपना लाभ अंशधारियों में बांट दिया जाता है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट इन द शेयर होल्डर्स। कंपनी द्वारा अपना लाभ अंशधारियों में बांट दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कंपनी में धनराशि विनियोजित कर सकता है। एनी पर्सन कैन इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी शेयर्स। एनी पर्सन कैन बी इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी बाय सेल्फ विलिंगनेस। स्वयं की इच्छा से लगा सकता है। एक पॉइंट ले लो, कॉमन सिल, सर्व मुद्रा। कॉमन सिल, सर्व मुद्रा, कंपनी की एक सर्व मुद्रा होती है। कंपनी हैज ए कॉमन सिल। कंपनी की एक सर्व मुद्रा होती है। कंपनी हैज ए कॉमन सिल। कंपनी की एक सर्व मुद्रा होती है। कंपनी कांट डू द सिग्नेचर ऑन पेपर्स। कंपनी कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती। कंपनी कांट डू द सिग्नेचर ऑन पेपर्स। कंपनी कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती।
एग्रीमेंट इज डन बाय द कंपनी की ओर से अनुबंध अधिकारियों द्वारा किया जाता है। एग्रीमेंट इज डन बाय द ऑफिसर्स इन द कंपनी। एग्रीमेंट इज डन बाय द ऑफिसर्स इन द कंपनी। कंपनी में अनुबंध अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, वे समस्त कागजात, प्रपत्र बोलते हैं, वे समस्त प्रपत्र या कागजात, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन विच, जिस पर कॉमन सील इज मेंशन, वे समस्त कागजात, वे समस्त प्रपत्र जिन पर सर्वमुद्रा लगी होती है, कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए कंपनी उत्तरदायी होती है। कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए कंपनी उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बेटा कॉमन सील नहीं है, आपने एग्रीमेंट कर दिया, सिग्नेचर कर दिया अधिकारी ने, पर अगर कंपनी की सील नहीं लगाई तो वह एग्रीमेंट कंपनी की तरफ से नहीं माना जाएगा, उसके अधिकारी की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से इंडिविजुअल एग्रीमेंट माना जाएगा एंड ऑफिसर विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसके लिए अधिकारी निजी रूप से जवाबदार होगा। कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल विदाउट कॉमन सील। बिना कॉमन सील के, बिना सर्वमुद्रा लगे कंपनी उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एक अगला प्रश्न करो, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। हाँ, नए नए प्रश्न हैं। साझेदारी व कंपनी में अंतर बताइए। बहुत सरल है, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। जो सिंपल वाले पॉइंट है वो आपको लिखवा देंगे, डोंट वरी। सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, साझेदारी, कंपनी। ओके, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पार्टनरशिप का मीनिंग आता है और कंपनी का मीनिंग आता है, साझेदारी का अर्थ आपने समझ रखा है, कंपनी का अर्थ समझ रखा है, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ACT एक्ट, अधिनियम। इसमें कौन सा लगता है बेटा? साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन इंडिया। भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। पार्टनरशिप में 1932 पार्टनरशिप एक्ट, और कंपनी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956।
इंडियन कंपनी एक्ट 1956 1956, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। अब अमेंडमेंट आया इसमें, संशोधित 2013। अमेंडमेंट 2013, संशोधित 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और अमेंडमेंट हुआ इसका 2013। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, नॉट अनिवार्य नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन पार्टनरशिप, साझेदारी में पंजीयन अनिवार्य नहीं है, जबकि इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन इज पंजीयन अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ठीक है। तीसरा, मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ सदस्य संख्या 2 and 50, 2 एवं 50। इसका मतलब समझिए आप, मिनिमम 2, कम से कम 2 एंड मैक्सिमम 50, अधिकतम 50। पार्टनरशिप में दे आर मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स इन द पार्टनरशिप। और इधर क्या होते हैं, 7 and limited up to the number of shares। न्यूनतम 7 एवं अधिकतम, मिनिमम 7 and maximum limited up to the number of shares। अधिकतम जारी किए गए अंशों की संख्या तक सीमित। Limited up to the number of shares issued। लिमिटेड अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जारी किए गए अंशों की संख्या तक सीमित। ये क्या चीज़ है, मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं, 1 लाख। शेयर होल्डर कौन कहलाएगा, अ पर्सन हु होल्ड द शेयर। अंशधारी कौन कहलाएगा, जो व्यक्ति एक अंश भी अपने पास रखता है कंपनी का, वो अंशधारी। तो अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं उसके, 1 लाख। ठीक है। प्रबंध,
मैनेजमेंट, प्रबंध कौन चलाएगा इसका? मैनेजमेंट इज डन बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा संचालन किया जाता है। मैनेज बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा संचालन किया जाता है। और यहां क्या आएगा? अंशधारियों द्वारा मैनेज बाय शेयर होल्डर्स, अंशधारियों द्वारा प्रबंध किया जाता है। मैनेजमेंट। पांचवा पॉइंट, लायबिलिटी। दायित्व, लायबिलिटीज, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। और यहां अनलिमिटेड। पार्टनरशिप है ना, असीमित। द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। और यहां क्या आएगा? द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड, अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड, अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है ना, बहुत है। एक और पॉइंट लिख लो, क्लोजिंग या डिसॉल्यूशन, समापन, विघटन, समापन। छठा पॉइंट लिख देते हैं, समापन, डिसॉल्यूशन लिख लो। चलो बोल देता हूं मैं, डिसॉल्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप में द डिसॉल्यूशन इज डन बाय विलिंगनेस, स्वेच्छा से, सेल्फ विलिंगनेस, स्वेच्छा से समापन किया जा सकता है। स्वेच्छा से समापन किया जा सकता है। डिसॉल्यूशन इज डन बाय विलिंगनेस, स्वेच्छा से समापन किया जा सकता है। और यहां क्या होगा? डिसॉल्यूशन इज डन बाय लॉ, कानून द्वारा समापन किया जा सकता है। डिसॉल्यूशन इज डन बाय लॉ, कानून द्वारा समापन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। एक ऐसा ही अंतर और लिखिए, सॉरी, एक लिखिए क्वेश्चन अगला, निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। डिफरेंशिएट बिटवीन
प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। Differentiate between public company and private company. लिख लो। Point number first, use of word, शब्द का प्रयोग, यूज ऑफ वर्ड। प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी वर्ड इज यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी के अंत में नाम के आखिरी में क्या लगता है? पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड, प्राली। और यहाँ क्या लगता है? एलटीडी, लिमिटेड वर्ड विल बी यूज। लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, 2 and 200। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होती है? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। सदस्य संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 200। यहाँ पर 7 एंड लिमिटेड अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स issued by सात एवं अधिकतम जारी किए गए अंशों की संख्या तक सीमित। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रविवरण, prospectus। not अनिवार्य नहीं होता
प्रॉस्पेक्टस इज नॉट कंपल्सरी। प्रॉस्पेक्टस बनाना ज़रूरी नहीं होता। 11th क्लास में पढ़ चुके आप प्रॉस्पेक्टस, कंपनी का पूरा डिटेल होता है। और यहाँ पर प्रविवरण बनाना अनिवार्य होता है। कंपल्सरी। अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स। कैन नॉट बी इशूड इन पब्लिक, जनता में निर्गमित नहीं कर सकती। ठीक लिया। और यहाँ क्या आएगा? जनता में निर्गमित कर सकती है। कैन बी इशूड इन द पब्लिक। पब्लिक कंपनी कैन बी इशूड देयर शेयर्स इन द पब्लिक। संचालकों की संख्या, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। टू एंड 15, कम से कम 2 और अधिकतम 15। और यहाँ 3 and 15, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, मैक्सिमम 15। कम से कम 3 और अधिकतम 15 सदस्य संचालक होने चाहिए। बहुत है, एक और लिख लो। अंशों का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लिखिए इसमें प्राइवेट में। प्राइवेट कंपनी के अंशधारी, द शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। द शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। द शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स। और इधर क्या लिखेंगे पब्लिक कंपनी में? द शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी
सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी, द शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स टू द पब्लिक। सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी जनता में अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। द शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स इन द पब्लिक। सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण जनता में कर सकते हैं। ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, आज सारे डिफरेंसेस हो गए आपके, आज सारे अंतर हो गए। ये चैप्टर कल भी कंटिन्यू रहेगा। अभी तो